गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में देखे थे अपने लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। पिछले लेक्चर में देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए देखिए एक वायर बना लेते हैं जिसका ये छोटा सा वायर है जिसका लंबाई डेल्टा है। इसको जूम कर दिया गया, बहुत छोटा सा वायर है, ये बहुत छोटा सा कंडक्टर है, उसको जूम कर दिया इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। तो डेल्टा एल इसका लंबाई ले लिए। इसका जो ये वाला एरिया है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। अब क्या करते हैं, इधर से बैटरी जोड़ देते हैं, इधर से बैटरी जोड़ दिए 20 वोल्ट का, इधर से बैटरी जोड़ दिए और मान लेते हैं कि इसमें जो करंट निकल रहा है वो आई, करंट जो फॉलो कर रहा है वो आई है, इसमें भी करंट आई घुसेगा। तो आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताना, चलिए बहुत अच्छा। लेट एन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर थ्रू विच करंट इज पासिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर थ्रू विच करंट इज पासिंग। चलिए डेल्टा एल इसका लेंथ ले लिया, डेल्टा एल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, डेल्टा एल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर वीडी मान लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आई इक्वस टू क्या होता है, आई इक्वस टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। आई इक्वस टू सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वस टू क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वस टू इससे पहले निकाल चुके थे, माइनस ई बाय एम इंटू टॉ, माइनस ई बाय एम इंटू टॉ, वी इक्वस टू यू प्लस ए टी, u प्लस ए टी में u जीरो हो गया था तो यही बचा था वी डी इक्वस टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। चलिए ध्यान से देखिएगा, i इक्वस टू क्या हो जाएगा q अपॉन टी, आई इक्वस टू q अपॉन टी। तो यहाँ पे जो छोटा सा कंडक्टर है इसको ट्रेवल करने में टॉ टाइम लग रहा है, तो i इक्वस टू क्या हो जाएगा q अपॉन टाउ, ले लीजिए टाउ का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, टाउ का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड वाइज करें तो आई इक्वस टू क्यू अपॉन टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाउ का वैल्यू देखिए ना
एम वी डी डिवाइडेड बाई ई इंटू ई, ई इंटू ई। या चलिए क्यू का वैल्यू लिख लेते हैं। क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज यहाँ पे, ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, n ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इनटू वॉल्यूम करेंगे, a इंटू डेल्टा एल इंटू वॉल्यूम करेंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। देखिए n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, या यहाँ लिख लीजिए ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे n इंटू वॉल्यूम, तो a इंटू डेल्टा एल, यही तो होगा वॉल्यूम। देखिए ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ये लंबाई, यही तो वॉल्यूम होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, n इंटू a इंटू डेल्टा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसी को ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n a डेल्टा एल इंटू ई। चलिए यहाँ से I इक्वस टू क्या हो जाएगा, I इक्वस टू क्यू, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, n a डेल्टा एल इंटू ई डिवाइडेड बाय ये टाइम, ध्यान दीजिएगा, ये टाइम, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, आप ही समझिए, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो डेल्टा एल अपॉन वी डी, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, लेंथ डेल्टा एल अपॉन वी डी, डेल्टा एल अपॉन वी डी, डेल्टा एल अपॉन वी डी, यही होगा ना, टाइम यही होगा, डेल्टा एल अपॉन वी डी। चलिए बहुत अच्छा, डेल्टा एल से डेल्टा एल को कैंसिल कर दीजिए, वी डी चला जाएगा ऊपर, तो आई इक्वस टू क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। ये डेल्टा एल से डेल्टा एल ने मार दिया, वी डी ऊपर चला गया, तो आई इक्वस टू क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। इसको लिख लीजिए, आई इक्वस टू एन ई ए वी डी, इसको लिख लीजिए। तो आई इक्वस टू आ गया आपका एन ई ए वी डी। चलिए जे इक्वस टू क्या होता है, आई बाई ए, जे इक्वस टू क्या होता है, करंट डेंसिटी इक्वस टू आई अपॉन ए, आई कितना है, एन ई ए वी डी अपॉन ए से कैंसिल हो गया, जे इक्वस टू क्या हो गया, एन ई वी डी, लिख लीजिए, जे इक्वस टू क्या हो गया, एन ई वी डी, जे इक्वस टू क्या हो गया, एन ई वी डी। चलिए अगला हेडिंग है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अगला लिखेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, इसको नोट करते हैं म्यू से, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, इसको नोट करते हैं म्यू से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility. Is called mu इक्वस टू हो जाएगा वी डी अपॉन ई, लिख लीजिए, म्यू इक्वस टू हो जाएगा वी डी अपॉन ई।
वी डी अपॉन ई। जब वी डी का वैल्यू पुट करेंगे, वी डी का वैल्यू अपने तो निकाले थे, मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ई बाय एम इंटू टाउ, यही था। तो वी डी का जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू इक्वल हो जाएगा ई बाय एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ई से ई कैंसिल हो गया, म्यू इक्वल हो गया ई टाउ बाय एम। इसको लिख लीजिए, फिर करेंगे क्वेश्चन। इसको लिख लीजिए, फिर करेंगे क्वेश्चन। लिख लिए? चलिए, चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। इसको मिटा दें। चलिए, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखेंगे क्वेश्चन। A copper wire has electron density has electron density 10 to the power 22 per centimeter cube, comma area of cross section, comma area of cross section area of cross section 1 centimeter square, 1 centimeter square, and drift velocity of its electrons are 10 to the power minus 4 meter per second. Find current in the wire. Find current in the wire. चलिए ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए जल्दी से इसको ट्राई करिए। चलिए ट्राई कर लिए सभी लोग। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बेहद ही आसान है। आई इक्वल टू होता है NeAVD। आई इक्वल टू होता है NeAVD। एन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ 10 के पावर 22 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये SI यूनिट में नहीं है, तो जब SI यूनिट में नहीं है तो इसको SI में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 22 और सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाता है ना, वो हो जाता है 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। नहीं समझे? देखिए सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 के पावर -2 मीटर। तो जब इसका क्यूब करेंगे इस पूरे का क्यूब हो जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के पावर 22 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब है, तो जब इसको ऐसा में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19। एरिया कितना, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 के पावर -4, 10 के पावर -4। इसको सॉल्व करिए। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 ऊपर जाएगा, 6 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर 28 इंटू 1.6 इंटू
ये -19 -4 -4 -19 -4 -23 -23 -4 -27 10 to the power -27 तो ये 10 × 1.6 = 16 एम्पियर 16 एम्पियर। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए इसको। चलिए लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मिटा दें। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉपर वायर, a copper wire of diameter d carrying a current I, carrying a current I and has drift velocity of electron is v. Drift velocity of electron is v. There is another copper wire of diameter 2d carrying current 2I, 2d and carrying current 2I and carrying current 2I then find drift velocity of the second wire. Find drift velocity of the second wire. चलिए ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। कर रहे हैं सभी लोग। चलिए ट्राई करिए। चलिए मिटा दें। बोला गया कि एक है जिसका डायमीटर d है। मान लीजिए इस वायर का डायमीटर d है, तो जब डायमीटर d था तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था, v के बराबर, और इसमें करंट कितना था, I। इसके बगल में एक मोटा वायर है, जिसका डायमीटर कितना है 2d, और इसमें करंट कितना है 2I। इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताना, चलिए I इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से NEAVD, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N एरिया क्या होता है π/4d², तो π/4d² और ये V। यहाँ आ जाइए, करंट कितना 2I,
इक्वस टू एन ई आई इक्वस टू एन ई ए वी डी में ध्यान दीजिए करंट कितना है 2I, इस वायर में करंट कितना है 2I, एन ही रहेगा। बोलिएगा सर एन दोनों जगह एन क्यों नहीं? देखिए ये भी कॉपर वायर है और ये भी कॉपर वायर है, तो जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, समझिए दोनों कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, तो जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो कॉपर के पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों जगह बराबर होंगे, इसलिए यहाँ भी एन यहाँ भी एन, ये तो कांस्टेंट है। एक ही बात करते हैं तो π/4d², तो d क्या है यहाँ पे 2d², यही vd तो निकालना है, यही vd तो निकालना है। ध्यान से देखिए ना, I की जगह क्या लिख सकते हैं, I की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से I का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो n e π/4d² इंटू v इक्वस टू n e π/4, और इसको जब खोलेंगे तो 4d² इंटू वी डी। ध्यान से देखिए n e π/4 कैंसिल, d² कैंसिल, इधर बच गया 4vd, इधर बचा 2v इक्वस टू 4vd, तो vd इक्वस टू क्या हो गया v/2 आंसर, v इक्वस टू क्या हो गया v/2 आंसर। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको लिख लिए सभी लोग। चलिए लिख लिए, चलिए हेडिंग डालेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, पढ़े भी होंगे क्लास 10th के अंदर ये आता है पहली बार, तो ओम्स साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने नियम दिया इसीलिए इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। चलिए लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस between two ends of the conductor, between two ends of a conductor is directly proportional to current passing through it, current passing through it is directly proportional to current passing through it if temperature remains constant, if temperature remains constant, if temperature remains constant। समझिए क्या बोला गया, मान लीजिए कि दो वायर है, एक वायर है, सॉरी दो नहीं, मान लीजिए कि एक वायर है, इसमें करंट आई दौड़ रहा है, इसमें करंट आई दौड़ रहा है, इसमें करंट आई दौड़ रहा है, तो बोला गया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, दूसरे एंड को बी मान लीजिए, तो बोला गया जो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, मतलब इस दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बोला गया कि इस दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। कहने का मतलब वी ए माइनस वी बी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल का जो गैप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। फिर से समझिए इसको, जैसे मान लिया जाए कि आप अगर पानी के टंकी को, वाटर टैंक को यहाँ रखें और नल यहाँ लगाए हैं,
तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा क्योंकि हाइट में डिफरेंस है। अब क्या किया आपने, टंकी को थोड़ा सा और ऊपर किया तो पानी का जो धारा होगा वो काफ़ी तेज़ी से निकलेगा, मतलब वाटर का जो प्रवाह होगा वो और तेज़ी से होगा। इसको और ऊपर करेंगे तो और तेज़ी से होगा। कहने का मतलब ये गैप जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। तो वही बोला गया कि जो ये गैप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ये जो गैप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल गैप जितना ज़्यादा है उतना ही तेज़ी से करंट फॉलो करेगा, उतना ही ज़्यादा करंट फॉलो करेगा, उतना ही ज़्यादा करंट फॉलो करेगा। तो वी ए माइनस वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर यहाँ से यहाँ के बीच को वी ए माइनस वी बी को अगर वी बोल दें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वी बोल दें तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। और जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लीजिए आर, एक कांस्टेंट ले लीजिए आर। तो आर क्या है यहाँ पे, को मिटा देते हैं। आर क्या है, कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर, कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर, कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर called resistance, called resistance, समझिएगा। तो ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगा, v इक्वल टू आई इंटू आर, v इक्वल टू आई इंटू। अच्छा कई जगह ऐसा भी लिखा होता है आई इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी, तो कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा v इक्वल टू आई इंटू। कई जगह ये भी लिखा आई इक्वल टू वी बाई आर लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम। ठीक है, चलिए समझिए। तो ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगा जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे केवल और केवल एक ही कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि आपको जो कंडक्टर का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना है। ये जो ओम्स लॉ है ना, v इक्वल टू आई इंटू आर, इसको होल्ड करने के लिए इसकी वैलिडिटी तभी तक है जब इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि समझिएगा, ऐसा नहीं कि अभी 30 डिग्री सेल्सियस पे करंट फॉलो करना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद 35 कर दिए, 50 कर दिए, 60 कर दिए, 100 कर दिए, तब जाके इस तरह से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इस कंडक्टर का, तब जाके ये इक्वेशन मेंटेन नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड मैं इसलिए बोला कि आर कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर, मतलब कॉल्ड रेसिस्टेंस। कहने का मतलब इस कंडक्टर को जब मान लीजिए ये कंडक्टर है, जब ये एक बार डिजाइन हो गया तो किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता। इसका अब इसको मान लिया जाए कि इसको हमने यहाँ डिजाइन कर लिया और 30 डिग्री सेल्सियस पे हमको पता चला कि इसका रेसिस्टेंस जो है वो R ओम है, इसका रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम है मान लीजिए। तो इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे कहीं भी लेके जाएंगे, वर्ल्ड में कहीं भी 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस 10 ओम ही होगा। अब मान लिया जिसको आप लद्दाख लेके चले गए और फिर उसके बाद राजस्थान लेके चले आए, तो वहाँ पे टेम्परेचर वैरी हो गया तो इसका रेसिस्टेंस भी वैरी कर जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक ये इक्वेशन मेंटेन होगा, क्योंकि तभी जाके ये आपका आर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी आपका आर कांस्टेंट होगा। अच्छा, इस रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, ऐसा यूनिट जो होता है ओम होता है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ओम से। चलिए तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।